A very good morning, class. Today we discuss our next chapter, organizing. Before discussing organizing, we all just remind our previous chapters that we studies uh, planning. In planning, we discuss thinking in advance or thinking before doing, importance of planning, steps of planning, and types of plans. When a manager formulate a plan, then next function comes, which is known as organizing. In organizing, it just can be defined as a process which initiate implementation of plans. In simple words, we can state in simple words we can state in planning we formulate plans based on our previous experiences and our future expectations, and in an organizing, it is a process which initiate the implementation of plan. Now the learning objectives of these chapter this chapter, uh, meaning and definition of organizing, process of organizing, importance, organizational structure, functional structure, divisional structure, formal and informal organization, delegation of authority, and decentralization of authority. But in this video, we only discuss meaning and definition of organizing, process of organizing, and importance of organizing. And in my next video, I'll explain remaining topics. So let's start. First of all, meaning of organizing. Organizing is identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial, and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goals of organization. तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराई जाती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करने का मतलब हो गया जो भी सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना. अब जैसे परचेज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर परचेज़ का डिपार्टमेंट बना देना, सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट बना देना, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाना. तो जो फर्स्ट पॉइंट आया यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, पहले तो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी है, उनको ग्रुप करना. ग्रुप हम कब करते हैं? जब हम सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फिज़िकल यानी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे स्टाफ हैं, उनको एक साथ ले आना टू इस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें और उनके बीच एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिलेशन इस्टेब्लिश करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना. इसको और अदर वर्ड्स में अगर हम समझें तो जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि प्लानिंग को हम एक ऐसे प्रोसेस के तौर पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को हम एक ऐसे प्रोसेस के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं बाय clarifying the jobs and working relationships among the various रिसोर्सेज. अब यहाँ पे ये रिसोर्सेज फिज़िकल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं फॉर द अटेनमेंट और अचीवमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट. अब एक डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थियो हाइमैन.
Organizing is the process of defining and grouping the activity of the entire process and establishing the authority and relationship among them. तो ऑर्गेनाइजिंग की हम जब बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग एक सिंपल प्रोसेस भी कह सकते हैं और एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना और उनको ग्रुप करना। जो भी प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं फॉर द एस्टैब्लिशिंग स्पेशल अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम, मतलब उनके बीच में एक अथॉरिटी भी डेवलप करना और उनके अमंग में एक रिलेशनशिप या हम कह सकते हैं एक वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करना। एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है बिज़नेस को वो हर चीज़ प्रोवाइड कराना जो कि उसके फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है या नेसेसरी है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीन्स हो, टूल्स हो, कैपिटल या पर्सनल्स का मतलब हो गया यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हो या वर्कर्स हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है, पहले हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। 4 प्रोसेस हैं। 2 चीज़ें हम लोगों ने पहले ही इसके डेफिनेशन में ही डिस्कस कर ली, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर हम आते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ बताना, एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये देखिए एक ये फ्लो चार्ट है। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट एक्टिविटी हुआ, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी सेकेंड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेप is to determine the task that must be performed to establish ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए या उनको अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है या जो भी टास्क परफॉर्म होने उनको डिटरमाइन करना यानी कि आइडेंटिफाई करना। एक्टिविटीज़ एंड जॉब्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जैसे बिल्डिंग ब्लॉक जो हम कह सकते हैं या जो ब्लॉक्स होते हैं, तो कोई भी पैटर्न या कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ या जॉब रिक्वायर्ड है, जो भी टास्क रिक्वायर्ड है, उनको अरेंज करना या उनको आइडेंटिफाई करना। द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड साइज ऑफ द इंटरप्राइज। तो जो भी टास्क है या जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है वो डिपेंड करती हैं बिज़नेस के साइज़ पे, बिज़नेस के नेचर पे और उसके ऑब्जेक्टिव्स पे। कहीं कहीं पे आइडेंटिफिकेशन के संग ही हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की भी। डिवीजन ऑफ वर्क जो एक प्रिंसिपल है ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, जहाँ पे ये बताया गया था कि हम जो भी बड़ा टास्क है या जो भी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं उस वर्क को, ताकि वो वर्क एफिशिएंटली और टाइमली कंप्लीट हो सके। यहाँ पे भी हम यही करते हैं, क्योंकि अब जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस द मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई द वर्क एंड देन डिवाइड देम इनटू टास्क विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। क्लियर है कि हमने मेजर टास्क आइडेंटिफाई किए और उसके बाद उन टास्क को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में या उनको स्मॉलर टास्क में सब डिवाइड कर दिया। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया यहाँ पे। फिर हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमने पहले भी बताया कि जब हमने अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उनको जो भी हमारे सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें ग्रुप करना है और अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको डिवाइड करना है। अब जैसे यहाँ देखिए दिया है, द वेरियस एक्टिविटीज़ आर द ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ एंड कॉमन पर्पसेस। जो हमने बताया अभी आपको कि सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर ग्रुप में बना दिया जाता है।
Such grouping is necessary for the purpose of specialization, coordination and control. It may be grouped on various bases: function, product, territory, customer, depending on requirement, etc. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्मॉलर जॉब्स हैं और जो भी सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं शुड बी पूल्ड इनटू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सेट्रा। तो सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को आपने यहाँ पे ग्रुप कर लिया और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। जो भी डिपार्टमेंट आपके मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड है या उसके ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे डिपेंड करते हैं, उतने उसने वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बना दिए। फिर हम आते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की हम जब बात करते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी और डिपार्टमेंट आर देन अलॉटेड टू डिफरेंट पोजीशन। अभी हमने अपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया, उसके बाद हमने ग्रुप किया यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए। अब जब हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं तो उस डिपार्टमेंट में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उनके बीच में ड्यूटीज़ को डिवाइड करना या उनकी ड्यूटीज़ उनको असाइन करना, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स आर देन अलॉटेड टू डिफरेंट पोजीशंस। जो भी डिफरेंट लोग हैं उनको डिफरेंट पोजीशंस अलॉट की जाती हैं। एवरी पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड फॉर इट। और जो भी सूटेबल पर्सन है वो ऑक्यूपाई करता है पर्टिकुलर पोस्ट को। द असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी और ड्यूटीज़ क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योर सर्टेनिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जिनको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्क होगा वो पूरे बेस्ट परफॉर्मेंस के संग किया जाएगा। द प्रोसेस शुड बी कैरी डाउन ऑफ द लोएस्ट लेवल। और यही प्रोसेस लोएस्ट लेवल तक चलता है, यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का जो प्रोसेस है ये लोएस्ट लेवल तक चलता है। जो भी सुपीरियर है वो अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज़ असाइन करता है और वो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट अपने नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज़ असाइन करता है। तो ये लास्ट लेवल तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इट इज़ बेसिकली डन टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। और ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने से ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात हम और इसको सिंपली समराइज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए कि ईच डिपार्टमेंट इज़ प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ मैनेजर। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी मैनेजर है उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है एंड द जॉब आर असाइन टू एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंस। मतलब उनकी स्किल और उनके कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है वो जॉब उनको असाइन किया जाता है। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब यहाँ क्या हो गया? एवरी इंडिविजुअल इज़ गिवन द अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिम। मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसको इतनी अथॉरिटी तो दी जाती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजिली कैरी आउट कर सके। अ चेन ऑफ कमांड इज़ क्रिएटेड थ्रू सक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड क्रिएट होती है जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सप्लेन करती है। डिफरेंट पोजीशंस आर लिंक्ड वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली बाय एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल अथॉरिटी। जो भी डिफरेंट अलग अलग पोजीशंस हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बाय एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल अथॉरिटी। एवरी इंडिविजुअल मस्ट नोन टू whom he is accountable and who are his subordinate। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए कि वो किसके लिए अकाउंटेबल है और वो उनका सबऑर्डिनेट कौन है, यानी कि उनको किससे रिपोर्ट लेनी है और उन्हें किसको रिपोर्ट करना है। ये चीज़ बहुत क्लियरली डिफ़ाइन की जानी चाहिए। इसी को बेसिकली इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी कि ये पता होना चाहिए कि हमें किसको रिपोर्ट करना है। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम अपने स्कूल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, वापस हम एक बार बैक जाते हैं
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। अब जब एक स्कूल की बात आती है तो वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अब एजुकेशन प्रोवाइड करना तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों का एडमिशन हो गया, बच्चों की क्लासेस अरेंज करना, बच्चों के लिए टीचर्स अरेंज करना, और बच्चों की और जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, उनको सिस्टमेटाइज करना। तो सबसे पहले तो हम जब स्कूल की बात करते हैं तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि भाई स्कूल में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बच्चे चाहिए यानी स्टूडेंट चाहिए। तो उन स्टूडेंट को आप स्कूल तक कैसे लाएंगे, यानी कि आपने एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई की, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट की। फिर जो भी स्टूडेंट है उनको क्लासेस अलॉट करना कि भाई जो बच्चा जिस पर्टिकुलर क्लास के लिए एलिजिबल है उसको वो क्लास अलॉट की गई है, जिसने उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एडमिशन मांगा उसको एडमिशन दिया गया। एडमिशन का भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। एक एडमिशन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा हो गया एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट हो गया, या सॉरी एग्जामिनेशन की एक्टिविटी हो गई, क्योंकि बच्चा अगर एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ रहा है और नेक्स्ट लेवल पे उसको प्रमोट करने के लिए हम एग्जामिनेशन कराते हैं। एग्जामिनेशन हो गया, प्लस अब बच्चे को क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की एक्टिविटी या टाइम टेबल फ्रेमिंग की एक्टिविटी हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में परफॉर्म की जाती हैं और उन सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद उनको डिवाइड करना होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क करना होता है कि किस किस पर्टिकुलर बेसिस पे हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। अभी जैसे हमने बताया कि अब एडमिशन चाहे वो क्लास 1 का हो, चाहे क्लास 2 का हो, चाहे क्लास 9th हो या क्लास 11th हो, हमने एडमिशन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक एडमिशन डिपार्टमेंट स्कूल में बना दिया। और एडमिशन डिपार्टमेंट बनाने के बाद जो भी एक सूटेबल पर्सन है या जो भी एक सूटेबल एम्प्लॉय है उसको हमने एडमिशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। वैसे ही एग्ज़ामिनेशन, पीटी टेस्ट भी होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं, अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन इनके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंटलाइजेशन जब हमने किया, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट। इसी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना दिया, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हमने कल्चरल डिपार्टमेंट बना दिया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर दिया है स्कूल में, और जो भी सूटेबल कैंडिडेट या सूटेबल एम्प्लॉयज़ थे उनको हमने वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए सेम नेचर की एक्टिविटीज़ के लिए, और उसके बाद हमने जो भी सूटेबल टीचर्स थे हमारे या जो भी सूटेबल हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको हमने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ असाइन की कि भाई आपको एडमिशन डिपार्टमेंट देखना है, भाई आपको कल्चरल डिपार्टमेंट देखना है, सॉरी। और लास्ट में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जो अभी हमने एक पॉइंट बताया कि ये लोअर लेवल यानी लास्ट लेवल तक जाता है। तो अगर हम स्कूल के सिस्टम की बात करें तो स्कूल में हमारा जो स्टूडेंट है वो है, स्टूडेंट किसको रिपोर्ट करता है, अपने टीचर्स को, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को, अपने क्लास टीचर्स को। क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स किसको रिपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल को। एंड प्रिंसिपल से ऊपर जो अथॉरिटी है, प्रिंसिपल भी किसी न किसी के लिए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रिंसिपल भी जो उनके नेक्स्ट सुपीरियर है या इमीडिएट सुपीरियर है उनको रिपोर्ट करते हैं। अब प्रिंसिपल किसको रिपोर्ट करते हैं भाई, अगर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्ट्रक्चर में देखें तो प्रिंसिपल जो है जनरली जो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, जो भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। और फिर ये लोग भी किसको रिपोर्ट करते हैं, ये लोग जो सबसे हाई लेवल पे हमारे कमिश्नर हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर में कमिश्नर बैठते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक पूरी चेन है, यानी कमिश्नर से जो भी अथॉरिटी डेलीगेट होते होते आती है वो लास्ट हमारे टीचर्स तक, और टीचर्स का काम होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं तो वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का काम टीचर्स का होता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है और एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड हम कह सकते हैं, या चेन ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि डेवलप कराई जाती है, या हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की हम जब बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो हमने अभी जैसे प्रोसेस में पढ़ा कि हम एक्टिविटीज़ को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या जो भी टास्क हैं उनको स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करते हैं। और कोई भी एम्प्लॉइज़ सेम एक्टिविटी को अगर रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर जॉब में स्पेशलाइज्ड हो जाता है या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अब जैसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि इन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू टास्क एंड फर्दर these tasks are subdivided into smaller parts. The employees perform repeatedly specific job only. This makes the employee specialized in their area of work, which increases productivity. मतलब क्या हो गया कि जो भी एम्प्लॉय है अगर वो एक ही जॉब को पर्टिकुलरली रोज़ कर रहा है या रिपीट कर रहा है, डेली बेसिस पे वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस काम में या उस टास्क में स्पेशलाइज्ड हो जाता है और जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट की हम एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब जो बंदा सेल्स में रेगुलरली सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो कुछ दिनों के बाद वो अपनी जो भी टास्क है उस टास्क में वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नो डाउट उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर हम आते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब यहाँ बात करते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जो भी हम लोगों ने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजिंग में क्योंकि हर एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसको कितनी अथॉरिटी मिली है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेवलप होती है, या हम कह सकते हैं एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होती है और वो बिल्कुल क्लियर होती है कि अब डिपार्टमेंट में हर बंदे को ये पता है कि भाई उसका काम क्या है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे यहाँ पे कन्फ्यूजन के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ईच एम्प्लॉय नोज हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मेक्स द वर्किंग relationship very clear and reduces the chance of confusion and conflict. फिर हम आते हैं जो हम लोग का बिजनेस में सबसे कॉमन टॉपिक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम पहले भी क्लासेस में बताते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम, ये जो पॉइंट है ये आलू की तरह है। आप इसको जहाँ आपको कोई एक पॉइंट अगर ना समझ में आ रहा हो इम्पोर्टेंस का, वो चाहे प्लानिंग का हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का हो, या आगे हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं तो सबका मेन पर्पस जो होता है वो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ऑप्टिममली उनको यूज़ करना। अब ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इट हेल्प्स प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब टू ईच एम्प्लॉई विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड इंश्योर्ड बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रिड्यूस करता है। जब हर एम्प्लॉय को ये पता होगा कि उसको कौन सा काम करना है या कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो ये एक्टिविटीज़ अपने आप रिड्यूस हो जाती हैं और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर पाते हैं। फिर हम आते हैं एडेप्टेशन टू चेंज। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंज। द टॉप मैनेजमेंट प्रिपेयर्स सबऑर्डिनेट्स थ्रू रेगुलर काउंसलिंग टू अडेप्ट द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर चेंज को बहुत इजीली अकोमोडेट करता है या अलाउ करता है कि जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं तो सबऑर्डिनेट्स को उनके बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को वो इजीली अडॉप्ट कर सकें। फिर हम आते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। With the help of organizing function, the management ensures clarity of job,
डिस्क्रिप्शन टू ईच एम्प्लॉई। अब यहाँ बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो ऑर्गेनाइजेशन का या ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो बहुत क्लियरली डिफाइन करता है एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब के बारे में, या उनको डिस्क्राइब करता है, सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म देयर रूटीन जॉब्स, जिससे कि वो अपने रूटीन जॉब्स को अच्छे से परफॉर्म कर सकें खुद से। एंड दिस अलाउज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, और इससे जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लोग हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे। फिर हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या हो गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हों या मिडिल लेवल पे हों, उनको भी मौका देना डिसीजन मेकिंग के लिए, और उनको अपने आप को डेवलप करने के लिए चांसेस प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग देना। अब जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, टॉप मैनेजमेंट एम्पावर्स द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इन अ लिमिटेड डिफाइंड एरिया विच हेल्प दीज मैनेजर टू डेवलप कॉन्फिडेंस। अब जैसे कोई पर्टिकुलर सेल्स का एम्प्लॉय है, सेल्स का बंदा है, उसको इतना अगर पावर दिया गया है या उसको इतना अथॉरिटी दिया गया कि वो अपने कुछ डिसीजंस बिजनेस से रिलेटेड ले सकता है, अपने पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। और लास्ट पॉइंट हम आते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि जब हम अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए प्रमोट करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं, तो इससे बिज़नेस की जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की पॉलिसी है वो भी बड़ी होती है और उसके भी चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोअर लेवल का या मिडिल लेवल का जो भी एम्प्लॉई है वो अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो टॉप लेवल मैनेजर जो है वो अपने प्लान्स को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने में और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को और अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर empowering middle and lower level managers, motivate them to assume higher roles, and thus the top level management is able to plan expansion and growth of the enterprise। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स हो गए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, बट इसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर नाउ, थैंक यू।